कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। वीर शिमला से वापस आ गया था, पर उसके दिल का चैन खत्म हो चुका था। वीर ने और भी कई जगह अधीरा को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। अधीरा के पास वीर का नंबर भी था, पर उसने जाने से पहले वीर को नहीं बताया कि वो जा रही है। यही बात वीर के दिल को तड़पा जाती। उसे लगता कि अधीरा ने उसे धोखा दिया है। वे जब भी मौका मिलता शिमला चला जाता, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक बार तो वो अधीरा के पापा के ऑफिस में भी पता करने गया था कि उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ, पर वहां जाकर पता चला कि उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी है। और वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। वीर ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो उसे लगातार ढूंढता रहा। वीर अब काफी चुपचाप रहने लगा था। अमर सिंह जी देख रहे थे कि जब से वीर शिमला से लौटकर आया है तब से वो उदास है। अमर सिंह जी ने कई बार उससे जानने की कोशिश भी की, पर वीर टल गया। एक दिन सुबह के समय नाना जी और वीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अचानक ही उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। वीर फौरन अमर सिंह जी के पास आया। उसने देखा कि दर्द बहुत तेज हो रहा था। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और खुद नाना जी को गोद में उठाकर गाड़ी के पास आया और उन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वीर ने अमर सिंह जी को गाड़ी से उतारकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पर अमर सिंह जी की हालत ठीक नहीं थी। वीर अमर सिंह जी के कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। काफी समय बाद डॉक्टर ने आकर वीर से कहा, उनके पास समय बहुत कम है, आप उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। ये सुनते ही वीर के पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अनुराग भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो वीर के पास ही था। उसने वीर को संभाला और उसे पकड़कर अमर सिंह जी के पास ले गया। अमर सिंह जी की सांसें उखड़ी हुई थी। उन्होंने वीर का हाथ पकड़ा और अपनी उखड़ती सांसों से कहा, वीर बेटे, हमारे जाने का वक्त आ गया है, मगर हमारे जाने के बाद भी आप अपना मकसद नहीं भूलेंगे। वादा कीजिए, वादा कीजिए। वीर ने अपना कांपता हाथ अमर सिंह जी के हाथ पर रखा। वीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर के हाथ रखते ही अमर सिंह जी ने आखिरी सांस ली और वो वीर को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वीर के तो जैसे पैरों से जमीन निकल गई। वो जल्दी से चिल्लाया, नाना जी बोलिए, बोलिए नाना जी, आप चुप क्यों हो गए? डॉक्टर साहब जल्दी चेक कीजिए नाना जी को, अभी तो हमसे बात कर रहे थे, फिर एकदम से चुप हो गए। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो अमर सिंह जी अब इस दुनिया से जा चुके थे। डॉक्टर साहब ने अपना सिर नाम में ही लाया और कमरे से बाहर निकल गए। वीर अमर सिंह जी की मर्द देह से लिपट गया और बेतहाशा रोने लगा। आज उसका दिल भी रो रहा था। अभी तक तो वो अधीरा के उसे छोड़कर चले जाने के गम से उबर नहीं पाया था कि आज उसके नाना जी भी उसे छोड़कर चले गए। अनुराग ने इस समय सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। उसने ना सिर्फ वीर को संभाला बल्कि अमर सिंह जी के क्रियाक्रम की सारी व्यवस्था भी खुद की। अमर सिंह जी की सारी क्रियाएं पूरी हो गई थी। समय का ये झटका वीर को तोड़ देने वाला था। कई दिनों तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाया, मगर फिर उनके आखिरी समय पर उनसे किए वादे के कारण जो उन्होंने वीर से लिया था कि चाहे कुछ भी हो मगर वीर को इस जंग में हर हाल में जीतना है, और उनकी जीत तब होगी जब वीर अपना हक हासिल करके पूरे हक के साथ उस महल का मालिक बनकर अपने महल में जाएगा और सारी दुनिया को गर्व से बताएगा कि हम हैं राजसी परिवार के असली वारिस, महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर के पोते और भानु प्रताप सिंह ठाकुर के बेटे कुंवर वीर प्रताप सिंह ठाकुर। फिर जल्दी ही वीर ने खुद को संभाल लिया और लग गया अपने मकसद को अंजाम देने, और जल्दी ही उसने अपने नाम को नामी बिजनेसमैन में शामिल कर लिया। अब उससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती थी। जिंदगी आसान नहीं होती, और अगर जिंदगी इतनी ही आसान होती तो बात ही क्या थी। और वीर की जिंदगी तो कभी आसान रही ही नहीं थी। वीर की जिंदगी में खुशी के कुछ पल देकर अधीरा उसकी जिंदगी से अचानक गायब हो गई, तो उसके जाने के बाद वीर का प्यार और वफा से विश्वास ही उठ गया। रिश्ते तो उसके लिए पहले ही बेमानी थे, और अब उसके लिए भावनाएं और जज्बात महज खोखले शब्द बनकर रह गए थे।
अब उसके नजरिए से जिंदगी में अगर कुछ जरूरी था तो वो था बस पैसा। सिर्फ पैसा ही इंसान का साथ निभाता है। हर रिश्ते से बड़ा है पैसा। प्यार, मोहब्बत, जज्बात, इन सब से ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। अगर पैसा नहीं तो इंसान की ना कोई पहचान है और ना ही कोई अहमियत। वीर ने अपने आप को जैसे पत्थर का बना लिया, जिसमें ना तो दिल था और ना ही जज्बात। सिर्फ एक ही ख्वाहिश और एक ही जुनून को कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, कैसे अपनी कंपनी को दुनिया की बेस्ट कंपनी में शामिल करे। इसके लिए वो बस दिन रात काम में ही लगा रहता। न वक्त से खाता, न वक्त से सोता, खुद भी दिन रात काम करता और दूसरों से भी करवाता। इस सब में एक अनुराग ही था जो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो बचपन से ही वीर के अकेलेपन को समझता था। इसलिए वो उसका जितना हो सके उसका ख्याल रखता था। आदिरा को गायब हुए 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में वीर एक काम करने की मशीन बन चुका था। कुछ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भी वो काम में लगा रहता था। इन 3 सालों में उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उसके साथ कभी किसी लड़की को नहीं देखा गया था। रागिनी इस बात से खुश थी कि वीर को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया है। शायद वीर शादी ही नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो उसे करने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इन 3 सालों में ही वीर ने अपनी कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में सबकी जुबान पर वीर का ही नाम था। अब भानु प्रताप जी की कंपनी नहीं, वीर की कंपनी नंबर 1 पर थी। वीर और भी कई बिजनेस में हाथ आजमा रहा था। वीर की कामयाबी से रागिनी और करण के सीने पर सांप लौट रहे थे। इस दौरान करण ने भी भानु प्रताप जी के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उनकी मदद करने के लिए नहीं, सिर्फ उनके सामने एक अच्छे और लायक बेटे की इमेज बनाने के लिए। ऑफिस में वो वीर को मात देने के लिए हर उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की कोशिश करता, मगर वीर इन सब के लिए पहले से ही तैयार था। आखिर 17 साल तक उसने खुद को उन्हें मात देने के लिए ही तैयार किया था, और अब वीर उन्हें मात पर मात दे रहा था। 3 साल बाद 2 लड़कियां एक गुलाबी रंग की स्कूटी सड़क पर तेज गति से दौड़ा रही थी। पीछे वाली लड़की स्कूटी की तेज गति से घबरा रही थी और चलाने वाली लड़की को लगातार स्पीड कम करने के लिए बोल रही थी। जो लड़की स्कूटी चला रही थी वो लड़की और कोई नहीं, अधीरा थी। देख अधीरा, हमें आज जिंदा घर वापस जाना है। मेरा अभी मरने का कोई इरादा विरादा नहीं है। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई यार। अधीरा बोली, अरे स्टूपिड, मेरी कौन सी शादी हो गई है? और ये डरना वरना बंद कर। अधीरा की बहन होकर डरना तुझे शोभा नहीं देता। अरे डरना वरना छोड़ और लाइफ को एंजॉय कर मेरी सोनू। सोनू यानी सपना बोली, अरे अगर जिंदा रही तो एंजॉय करूंगी ना। अधीरा हंसकर बोली, तू चिंता मत कर, आज तेरी अधीरा तुझे सही सलामत घर पहुंचाएगी, तू डर मत मेरी जान। बात करते हुए अधीरा बार बार पीछे को मुंह घुमाकर सपना को देख रही थी कि तभी उससे आगे से आ रही एक कार को टक्कर लग गई। कार वाला अगर जल्दी से ब्रेक ना लगाता तो आज उनके साथ बड़ा हादसा हो जाता। कार से टक्कर लगते ही अधीरा ने जल्दी से ब्रेक लगा दी और दोनों पैर साइड से जमीन पर लगाकर स्कूटी रोक दी। पीछे बैठी सपना की तो सांसें हलक में ही अटक गई और अधीरा ने भी घबरा कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक ऊंचा, लंबा, शानदार पर्सनैलिटी वाला शख्स खड़ा बड़े गुस्से से उसे घूरता हुआ नजर आया। वो शख्स देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, और हमारी अधीरा तो थी ही पूरी फिल्मी, सलमान खान की दीवानी। अपने सामने फिल्मी हीरो जैसी पर्सनैलिटी वाले शख्स को खड़ा देखकर कुछ पल के लिए वो उसमें जैसे खो सी गई। अधीरा अपने मन में बोली, हाय कितना सोना बाका जवान है, मेरा दिल तो उछल उछल कर इसकी तरफ ही जा रहा है। फिर वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रख कर मन ही मन अपने दिल से बोली, अबे रुक जा, क्यों इतना उतावला हो रहा है? पहले थोड़ी जान पहचान तो हो जाने थे। मगर अधीरा, ये तुझे इतने गुस्से में क्यों घूर रहा है? कार वाला शख्स बोला, अपनी आंखें घर से साथ लाना भूल गई थी क्या? जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? अगर चलाना नहीं आता तो चलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? आराम से घर बैठो ताकि लोग भी चैन से रह सके।
सपना स्कूटी से उतरकर अधीरा के पास आकर खड़ी हो गई। सपना उदास स्वर में बोली, सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे गलती से हो गया। फिर वो अधीरा को कोहनी मारते हुए बोली, अधीरा तू भी बोलना सॉरी। अधीरा जो अभी तक उस शख्स को ही देखे जा रही थी, सपना की बात सुनकर उसने सिर से अपना हेलमेट उतारा और हेलमेट को स्कूटी के हैंडल पर टांगकर अपने बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से संवार कर फिर अपनी गर्दन हिलाकर बालों को झड़क कर अपनी बंद आंखें खोलकर उस शख्स को देखा। अधीरा को देखते ही उस शख्स की आंखों में गुस्से की जगह हैरानी ने ले ली। वो हैरान नजरों से एकटक अधीरा को देखे जा रहा था। ये शख्स और कोई नहीं, वीर था। अधीरा उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर उसकी आंखों के आगे अपना हाथ लहराते हुए बोली, ए हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? इससे पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? फिर अधीरा थोड़ा इतराते हुए बोली, माना कि मैं थोड़ी ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। फिर उस शख्स की तरफ घूरते हुए बोली, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह घूरेंगे मुझे। फिर अपने गाल पर हाथ रखकर बड़ी अदा से शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाय, नजर लगाओगे क्या? फिर वो सपना से बोली, अरे सोनू, अपने बैग से नींबू तो निकाल जरा, देखना अभी इनकी नजर खट्टी हो जाएगी, फिर मुझे इनकी नजर नहीं लगेगी। हाँ, हर रोग का इलाज है मेरे पास। अधीरा की बक बक पर वीर ने कोई ध्यान नहीं दिया और एकटक उसे वैसे ही देखता रहा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। फिर अचानक उसकी आंखों में हैरानी की जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगलने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों को देखकर अधीरा और सपना भी सहम सी गई। फिर वीर अधीरा को गुस्से और नफरत से घूरता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अधीरा उसकी गाड़ी जाते हुए हैरानी से अपनी छोटी उंगली दांत में दबाकर देखते हुए बोली, हैं, इसे क्या हुआ? ये अचानक शॉकिंग स्वीटू से एंग्री यंग मैन क्यों बन गया? सपना गुस्से से उसे हल्के से मारते हुए बोली, ए, ये क्या बोल रही है तू? तेरी स्वीटू तो मैं हूं ना? अरे हाँ, मेरी तो एक ही स्वीटू है और वो है तू, मेरी मोटू सी छोटू सी प्यारी सी स्वीटू। अधीरा प्यार से सपना की दोनों गाल खींचते हुए बोली। सपना अपने गाल छुड़ाकर नाराजगी जताते हुए बोले, तूने फिर से मेरे गाल खींचे और मुझे मोटी भी कहा। जा, मुझे अब तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अधीरा बोली, अरे मेरी स्वीटू, गुस्सा क्यों करती है? तू है ही इतनी प्यारी कि बार बार तेरे गाल खींचने का मन करता है। और फिर मैं तो तेरी बहन हूँ, वो भी बड़ी वाली, तो मैं पूरे हक से तेरे गाल खींच सकती हूँ और तुझे मोटू भी बोल सकती हूँ। सपना मुंह फुलाकर बोली, हाँ हाँ, बड़ी आई बड़ी बहन बनने, सिर्फ 4 महीने 2 दिन बड़ी है। अधीरा अपने आईब्रोज ऊपर चढ़ाकर बोली, हाँ तो कम है क्या बड़ा होने के लिए? सपना बोली, हाँ कम ही है, और देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, ये मत भूलना। फिर सपना की नज़र अपनी स्कूटी पर गई। उसने देखा कि गाड़ी से टकराने से स्कूटी के आगे की हेडलाइट टूट गई थी। सपना मुंह बनाकर बोली, ए अधीरा, ये क्या हो गया? सपना ने उसका मुंह देखकर पूछा, क्या हो गया, इतना क्यों हड़बड़ा रही है? सपना बोली, अरे देख, उस नौसिखिए ने हमारी गुलाबों की आंखें फोड़ दी। अधीरा जल्दी से स्कूटी से उतरकर आगे की लाइट देखते हुए बोली, अरे यार, वो एंग्री यंग मैन तो हमें ही छूने लगा गया और आंखें तो ऐसे दिखा रहा था जैसे हमने उसका करोड़ों का नुकसान कर दिया हो। सपना रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, उसे छोड़, अब ये सोचिए घर में क्या कहेंगे। ये गुलाबों की हालत देखकर तो घर वालों को पक्का पता चल जाना है कि हमने गुलाबों को ठोका है कहीं, फिर तो पक्का बैंड बजेगी हमारी। अधीरा चिंता में सोचते हुए बोली, अरे हाँ रे, घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं हमें। फिर अधीरा अपने दांतों में उंगली दबाकर कुछ सोचने लगी। फिर एकदम तपाक से बोली, सोनू, तेरे पास कितने पैसे हैं? सपना बोली, क्यों? अधीरा बोली, क्यों वो बाद में, पहले बता कितने पैसे हैं तेरे पास? सपना बोली, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 200-250 होंगे। सपना ने कहा तो अधीरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, 300-400 तो मेरे पास भी हैं। वैसे ही गुलाबों की नई आंख कितने पैसों में लग जाएगी? सपना बोली, मतलब तू गुलाबों की नई आंख लगाने का सोच रही है? अधीरा बोली, हाँ, गुलाबों की नई आंख भी लग जाएगी और हमारे इस कांड का घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, कैसे लगा मेरा आइडिया? सपना बोली, आइडिया तो अच्छा है, मगर हमारी सारी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी, उसका क्या?
अधीरा बोली, अरे उसकी तू चिंता मत कर, अधीरा है तो फिर क्या गम है, नथिंग वरी मेरी सोनू। कहकर अधीरा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सपना को पीछे बैठा कर चल पड़ी अपनी गुलाबों की नई आंख लगवाने, मतलब आगे की हेडलाइट लगवाने। वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस के एक खूबसूरत से केबिन में एमडी की चेयर पर कीमती सूट बूट पहने बैठा वीर, जो अब लगभग 28 साल का हो गया था। देखने में बेहद दिलकश और खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले वीर के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर कोई उसके सामने आ जाए तो वो उसे मार ही डालेगा। फिर वो उठकर खिड़की के पास आ गया और बाहर देखते हुए अपने आप से बोला, आज 3 साल बाद तुम्हें देखा, आज फिर से वही जख्म ताज़ा हो गए जिन्हें 3 सालों से भुलाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों क्यों तुम आज फिर हमारे सामने आ गई? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें अपने किए का कोई अफसोस भी होगा। बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी तुम, यानी सब कुछ भूलकर तुम आगे बढ़ गई और हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 3 साल पहले तुम छोड़ गई थी। फिर वो एकदम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, नहीं मिस अधीरा, इतनी आसानी से हम तुम्हें सब कुछ भूलने नहीं देंगे। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा, वो भी सूद समेत। फिर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल लगाने लगा। कुछ देर रिंग बजने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, अनुराग, अभी और इसी वक्त हमारे केबिन में आओ। अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो अगले मिनट तुम नौकरी से जाओगे। वीर ने बहुत गुस्से में कहा। कमान से निकले तीर से भी तेज गति से दौड़ता हुआ अनुराग केबिन में आ गया और हाफता हुआ अपने बॉस के टेबल के सामने खड़ा था। वीर अनुराग के सामने टेबल पर एक फोटो फेंक कर बोला, हमें इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। कहाँ रहती है, क्या करती है, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, इसके सुबह शाम की पूरी डिटेल चाहिए। हमें हर वो चीज चाहिए जो हमारे काम आ सके, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड दैट? अनुराग सिर हिलाकर बोला, यस सर। बट सर ये फोटो? वीरू से घूर कर बोला, नन ऑफ योर बिजनेस। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। और ये रहा इस लड़की की स्कूटी का नंबर। और हाँ, परसों हमारे आने से पहले इसकी पूरी डिटेल हमें हमारे टेबल पर चाहिए। यू गॉट इट? अनुराग बोला, यस सर। कहकर अनुराग कैबिन से बाहर चला गया और वीर प्रताप सिंह ठाकुर अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाकर बैठते हुए शातिर सी मुस्कान मुस्कुराकर बोला, आखिर 3 साल बाद तुम फिर हमसे टकरा ही गई, पर इस बार हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तो मिस अधीरा तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी में आने वाले वीर प्रताप सिंह ठाकुर नाम के तूफान से टकराने के लिए। ये कहकर वीर एक शातिर सी मुस्कान मुस्कुरा दिया। आज 3 साल बाद अचानक अधीरा उसके सामने आ गई थी। अचानक उसे अपने सामने देखकर वीर के दिल का पुराना दर्द जाग गया था। वो तड़प, वो टीस जो उसके चले जाने से उसके दिल में उठती थी, आज फिर से वही टीस उसके दिल में उठ रही थी। वो बस परसों का इंतजार कर रहा था जब उसके सामने अधीरा की सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक बार अधीरा के बारे में सब पता चल जाए तो फिर वो आगे की प्लानिंग बनाएगा। वीर अनुराग को अधीरा की पूरी इंफॉर्मेशन उसे लाकर देने का ऑर्डर देकर खुद इंतजार करने लगा। अनुराग वीर के केबिन से निकलकर अपने काम पर लग चुका था। 2 दिन बाद वीर के टेबल पर अधीरा की सारी इंफॉर्मेशन की फाइल पड़ी थी और अनुराग उसके सामने सांस रोके खड़ा था। 1 मिनट अनुराग। फिर उसे तीखी नजर से देखते हुए बोला, क्या है ये? हमने तुमसे अधीरा की लाइफ की इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये उसकी फैमिली हिस्ट्री मांगी थी। अनुराग अटकते हुए बोला, सर वो मैं बताने वाला था। वीर उसे घूर कर बोला, बताओ हमें कि अधीरा कहाँ रहती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, और हाँ उसकी कमजोरी क्या है, वो सब हमें बताओ जल्दी। अनुराग बोला, जी सर। फिर अनुराग वीर को अधीरा के बारे में सब कुछ बताने लगा जो कुछ उसे पता चला था। अनुराग बोला, सर अधीरा की फैमिली 3 साल पहले शिमला में रहती थी। 3 साल पहले वो यहाँ जयपुर में अपने परिवार के साथ रहने लगे। अधीरा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी कजिन सपना के साथ नौकरी की तलाश कर रही है। फिलहाल वो दोनों एक बुटीक में ड्रेस डिजाइन का काम करती हैं, मगर ये काम वो टेम्परेरी कर रही हैं जब तक किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल जाती। अधीरा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली ही है।
सर वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। वीर ने पूछा, कोई लव अफेयर? अनुराग बोला, आई थिंक नो सर। वीर गुस्से में बोला, थिंक से क्या मतलब है? अनुराग जल्दी से बोला, नो नो सर। वीर ने आगे पूछा, पता चला कि 3 साल पहले वो शिमला से यहाँ क्यों शिफ्ट हुए? अनुराग बोला, सर मैंने खुद शिमला जाकर पता किया मगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वहां से बस इतना ही पता चल पाया कि अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए वो लोग शिफ्ट हो गए। वीर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इस तरह अचानक यहाँ आ गए। खैर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो अनुराग की तरफ देखकर बोला, और कुछ है जो हमारे काम का हो? अनुराग बोला, एक बात है सर, आई डोंट नो कि वो आपके काम की है या नहीं। वीर बोला, तुम इंफॉर्मेशन दो, ये सोचना हमारा काम है। अनुराग ने वीर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अनुराग की आखिरी बात सुनकर वीर के होठों पर शातिराना मुस्कान आ गई। फिर कुछ सोचकर वीर अनुराग से बोला, अनुराग कल के न्यूज़पेपर में एक ऐड दो। वीबीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी के लिए एक पीए की ज़रूरत है और इस बात का खास ध्यान रहे कि ये जॉब सिर्फ अधीरा को ही मिले और किसी को नहीं। आई बात समझ में? अनुराग बोला, जी सर। मगर सर एक प्रॉब्लम है। वीरू से घूर कर बोला, व्हाट? अनुराग बोला, सर मुझे पता चला है कि मिस अधीरा वहीं जॉब करेंगी जहां उन्हें और उनकी बहन दोनों को जॉब मिलेगी, वरना नहीं करेंगी। वीर खुद से बुदबुदाते हुए बोला, सब कुछ बदल गया मगर इसकी जिद करने की आदत नहीं बदली। वीर को बुदबुदाते देखकर अनुराग बोला, जी सर। वीर बोला, नथिंग। तो ठीक है, फिर तुम दो वैकेंसी। फिर थोड़ा रुक कर कुछ सोच कर बोला, वैसे तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ गया है तो हमें लगता है कि तुम्हें भी एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो उसे तुम अपनी असिस्टेंट की जॉब पर रख लेना, मगर मेक श्योर कि अधीरा हमें अपनी असिस्टेंट के लिए चाहिए। अनुराग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला, यस सर। वीर आगे बोला, और हाँ, अधीरा का एग्रीमेंट ऐसा तैयार करवाना कि वो चाहकर भी अपनी मर्जी से जॉब ना छोड़ सके और उनकी इंटरव्यू और एग्रीमेंट साइन से पहले उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारी असिस्टेंट बन रही है। अंडरस्टैंड दैट? अनुराग बोला, जी सर मैं ध्यान रखूंगा। कहकर अनुराग कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वीर के चेहरे पर कठोर भाव उत्पन्न हो गए और वो उसी कठोरता से खुद से बोला, जितना उड़ना है उड़ लो अधीरा, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे पर काट कर तुम्हें पिंजरे में कैद करने का इंतजाम हमने कर लिया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि धोखा क्या होता है और बेवफाई करने का अंजाम क्या होता है। कहने के साथ ही वीर की आंखों में गुस्सा उतर आया और गुस्से से उसने अधीरा की फाइल को उठाकर दूर फेंक दिया। सुबह सुबह अधीरा चादर में अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। आज संडे था और संडे को अधीरा देर तक सोती थी, चाहे कोई कितना भी जगाए, मगर अधीरा अपनी मर्जी से ही उठती थी। 3 ही चीजें अधीरा को सबसे ज्यादा पसंद थी, सलमान खान की फिल्में, देर तक सोना और ढेर सारा खाना। जी हाँ, हमारी चुलबुली अधीरा खाने की बड़ी शौकीन है, मगर सिर्फ खाना खाने के लिए, बनाने का तो नाम ही मत लो, वरना अधीरा मैडम को हार्ट अटैक आ जाएगा। सुबह के 11 बजने वाले थे मगर अधीरा मैडम की सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी माँ कल्याणी जी सुबह से 3 बार जगाने की कोशिश कर चुकी थी मगर अधीरा जी नहीं जागी। जब भी जगाने आती तो अधीरा, बस 5 मिनट और सोने दो ना माँ, 5 मिनट में पक्का उठ जाऊंगी। कल्याणी जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, 5 मिनट करके 10 बजा दिए हैं तुमने, अब उठ जा बेटा, देख दिन निकल आया है और कितना सोएगी। अधीरा दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, आज संडे है माँ, प्लीज थोड़ा और सोने दो ना। फिर कल्याणी जी मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर को चूमकर अपने मन में बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, भगवान तुझे जीवन की सारी खुशियां दे। ये सोचते हुए जाने क्यों कल्याणी जी की आंखें नम हो गई। फिर वहां से उठकर उन्होंने अधीरा के कमरे की खिड़की के पर्दे एक तरफ सरका दिए, जिससे सूरज की धूप सीधे अधीरा के चेहरे पर पड़ी। तो चिढ़कर उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया और दूसरी तरफ करवट लेकर फिर से सो गई। ये देखकर कल्याणी जी हल्के से सर पर मारकर मुस्कुराती फिर जाते हुए बोली, अभी मैं जा रही हूँ, मगर अब भी नहीं उठी तो अब की बार तुम्हें जगाने में नहीं, तुम्हारे पापा आएंगे, फिर मुझसे शिकायत मत करना। कहकर फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। और अब 1 घंटे बाद भी अधीरा घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली सब बेचकर सो रही थी।
एक घंटे बाद सपना उसके कमरे में आई और उछलकर उसके बिस्तर पर बैठकर चादर उसके मुंह से हटाकर उसे जगाते हुए बोली, ओए अधीरा, उठ जा यार, तुझे एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है। अधीरा सपना के हाथ से चादर छीनकर दोबारा मुंह पर लेकर उसे डांट कर बोली, तू भाग यहाँ से, नहीं तो मार खा लेनी है तुझे मुझसे। सपना बोली, ओए उठ जा यार, और कितना सोएगी कुंभकर्ण की नानी। अधीरा उसे मारकर बोली, भाग यहाँ से, दोबारा आई तो बहुत मारूंगी। सपना थोड़ा नाराजगी से बोली, ठीक है सोती रहे, अब मैं भी तुझे नहीं बताने वाली कि आज के न्यूज़पेपर में ऐड आया है। वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2 वैकेंसी के लिए उन्हें टैलेंटेड लड़कियों की जरूरत है और कल ही इंटरव्यू है। फिर वो उठकर जाते हुए बोली, बाद में मुझे मत कहियो कि मैंने तुझे बताया नहीं, हानि तो तू सोती रह जाएगी और वो जॉब कोई और ले जाएगी। उसकी बात सुनकर अधीरा एक झटके से उठ बैठी। उसके एकदम उठने से उसके लंबे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ गई। वो अपने होंठों से फूंक मारकर अपने बाल हटाते हुए बोली, ओए सपना की बच्ची, रुक, कौन सी कंपनी बोला तूने। सपना भाव खाते हुए बोली, मैं नहीं बताने वाली, अभी तो तू मुझे मारकर भगा रही थी, मैं तो जा रही हूँ, तू सो जा, कुंभकर्ण कहीं की, कहकर वो गुस्से से मुंह बनाकर वहां से जाने लगी। तो अधीरा उसकी चापलूसी करते हुए बोली, हाय मेरी जान, तू कितनी अच्छी है, तेरे जैसी प्यारी और स्वीट बहन तो दुनिया में किसी की नहीं होगी, ये तो अच्छी किस्मत है कि तू मेरी बहन है, सच्ची सौरभ थी। आधिरा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने गले की चुटकी भरते हुए कहा। यह अधीरा का अपना स्टाइल था किसी रूठे को मनाने का। सपना ने पलटकर अधीरा को देखा। अधीरा का फेस उस वक्त बहुत ही क्यूट और फनी लग रहा था। सपना उसे देखकर हंस पड़ी और बोली, तू ना बड़ी चतुर है, हर बार ऐसा क्यूट सा फेस बनाकर मुझे मना लेती है। अधीरा बोली, हाँ तो फिर तुम मुझसे नाराजी क्यों होती है। सपना बोली, तेरा यही फेस देखने के लिए। अधीरा बोली, अच्छा अब जल्दी से बता क्या कह रही थी तू। सपना भागकर उसके पास आकर अपने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर उसे दिखाकर बोली, अरे यार मैं तो भूल ही गई, ये देख, जिस वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने का तेरा ड्रीम है ना, उसे सच होने की राह मिल गई है। अधीरा ने जल्दी से उसके हाथ से वो न्यूज़पेपर लिया और उसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। एक ही सांस में पूरी ऐड पढ़कर अधीरा ने सपना को देखा और सपना ने अधीरा को। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चीख पड़ी। फिर वो दोनों बिस्तर पर खड़ी होकर अजीब सी स्टाइल से नाचने लगी। नाचते हुए अधीरा बीच बीच में उस न्यूज़पेपर को चूमे जा रही थी। उनके चीखने की आवाज सुनकर अधीरा की माँ घबराई सी आई और उन्हें बेड के ऊपर पागलों की तरह नाचते हुए देखकर बोली, ये क्या हो रहा है अधीरा। कल्याणी जी जल्दी से भागते हुए अंदर आई और अधीरा का हाथ पकड़कर बोली, अधीरा ये क्या कर रही हो, तुम दोनों ने ये क्या उधम मचा रखा है और तुम इतनी जोर से चीखी क्यों। अधीरा छलांग मारकर बेड से उतरी और कल्याणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने साथ नचाने लगी। उन्हें देखकर सपना भी नीचे उतरकर कल्याणी जी का दूसरा हाथ पकड़कर नाचने लगी। कल्याणी जी बोली, अरे क्या कर रही हो तुम दोनों, पागल हो गई हो क्या, छोड़ो मेरे हाथ। अधीरा बोली, अरे माँ तुम्हारी बेटी का ड्रीम पूरा होने वाला है, इससे खुशी में नाच रहे हैं, तुम भी नाचो हमारे साथ। कल्याणी जी चौंक कर बोली, ड्रीम, कैसा ड्रीम। सपना बोली, अरे चाची जी इसका ड्रीम था वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करना। फिर वो उनका हाथ छोड़कर न्यूज़पेपर उठाकर दिखाते हुए बोली, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में उनकी कंपनी में 2 वैकेंसी की एड छपी है, उसी खुशी में हम नाच रहे हैं। कल्याणी जी ने दोनों के सिर पर एक एक चपत लगाकर कहा, बेवकूफ लड़कियों, अभी अखबार में एड छपी है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल गई जो इस तरह उछल कूद मचा रखी है। कहकर कल्याणी जी ने हंसते हुए अपना सिर झटका। फिर अधीरा के उथल पुथल हुए बिस्तर को ठीक करने लगी। अधीरा स्टाइल मारते हुए बोली, अरे माँ तुमने अपनी बेटी को समझ क्या रखा है, एक बार मैं वहां जाऊंगी ना तो फिर वो लोग मुझे हाथ जोड़कर नौकरी देंगे। कल्याणी जी बोली, हाँ कहीं की महारानी जो है ना तू। कल्याणी जी की बात सुनकर सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो अधीरा ने घूर कर उसे देखा तो सपना अपने होंठों पर उंगली रखकर जबरदस्ती अपनी हंसी को रोकने लगी। अधीरा उदास सा मुंह बनाकर बोली, क्या माँ तुम्हें लगता है कि मुझे वो नौकरी नहीं मिल सकती, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। कल्याणी जी ने अधीरा को देखा तो अधीरा बुरा सा मुंह बनाकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तो कल्याणी जी मुस्कुराकर उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली,
किसने कहा कि मेरी बेटी काबिल नहीं है? मेरी बेटी तो दुनिया में सबसे बेस्ट है। उनकी बात सुनकर अधीरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अपनी माँ के गले लग गई। उन्हें आपस में ऐसे प्यार करते देखकर सपना थोड़ा चिढ़कर बोली, चाची जी मैं भी तो हूँ यहाँ, क्या मैं आपकी बेस्ट बेटी नहीं हूँ? कल्याणी जी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, ओह। फिर अपने एक हाथ को उसकी तरफ फैलाकर बोली, आना, तू भी आ। तू क्यों वहां खड़ी है? माँ के लिए उसके सारे बच्चे बेस्ट होते हैं, आजा। सपना खुश होकर कल्याणी जी से जाकर लिपट गई। इतने में अधीरा के पापा अवधेश जी भी आ गए। अवधेश जी बोले, क्या बात है, माँ बेटियों में बहुत प्यार हो रहा है? कल्याणी जी मुंह बनाकर बोली, तो आपको जलन हो रही है क्या? अवधेश जी जोर से हंस पड़े, फिर बोले, मुझे क्यों जलन होगी? मेरी बेटियां तो खुद मुझसे बहुत प्यार करती हैं। क्यों बेटियों, ठीक कहा ना मैंने? उनकी बात सुनकर अधीरा और सपना दोनों जाकर प्यार से उनके गले लग गई। अवधेश जी ने हंसते हुए अपनी दोनों बाहों से उन्हें अपने से लिपटा लिया और बारी बारी दोनों के सिर को चूमकर बोले, मेरी लाडली बेटियां, तुम दोनों से ही तो इस घर में रौनक है, हमारे घर की जान हो तुम। तभी अधीरा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आई। आवाज सुनकर अधीरा ने झट से अपने पेट पर हाथ रखा। तब उसे याद आया कि उसने तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, इसलिए उसका पेट ऐसी अजीब सी आवाज निकालकर उसे याद दिला रहा है कि उसे खाना चाहिए। वो एकदम से अपने पापा से अलग होकर बोली, माँ मुझे भूख लगी है, मैंने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कल्याणी जी जो फिर से अधीरा का बिस्तर ठीक करने लगी थी, अधीरा की बात सुनकर सीधी खड़ी हो गई और थोड़े गुस्से से बोली, अच्छा, मगर अधीरा, ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम उठना पड़ता है। 11 बजे उठकर ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, समझी? अब ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा तो सीधे लंच ही करना। अधीरा मुंह बनाकर बोली, मगर माँ लंच में तो अभी 2 घंटे बाकी हैं, तब तक तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ये तुम्हें देर से उठने से पहले सोचना चाहिए था। सपना को देख, ये भी तो तुम्हारे जैसी है और तुम्हारे साथ ही सोती है, फिर भी सुबह जल्दी उठती है, अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाती है, और एक तू है, कोई काम करना तो दूर, कभी पानी का गिलास भी नहीं देती अपने माँ बाप को। अधीरा अपने पापा अवधेश जी की तरफ देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पापा। अवधेश जी बोले, क्या कल्याणी, तुम भी मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती हो? मेरी बच्ची पूरा हफ्ता तो जल्दी उठती है, एक संडे को थोड़ा देर से उठ गई तो क्या हो गया? कल्याणी जी बोली, जरा देर तक? 11 बजे को आप जरा देर तक कहते हो, और कौन सा हर रोज जल्दी उठती है? 9 बजे उठने को आप जल्दी कहते हो? अवधेश जी बोले, अब बस भी करो कल्याणी, बच्ची है, वक्त के साथ सब समझ जाएगी। कल्याणी जी बोली, कब आएगा वो वक्त? 21 की हो गई है, कुछ महीनों बाद 22 की हो जाएगी, और कितनी बड़ी होकर समझेगी? अधीरा बोली, देखिए ना पापा, माँ हर वक्त मुझे डांटती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दी नहीं उठना चाहती, मगर पापा मुझसे उठा ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? अच्छा तो ठीक है, फिर आज मुझसे भी तुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाता। अगर खाना है तो खुद जाकर बना ले। ब्रेकफास्ट खुद बनाने के नाम पर अधीरा की आंखें बाहर निकलने को हो गई। कौन? मैं खुद। पापा मैं कैसे? अवधेश जी बोले, कल्याणी ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना उसे ये सब नहीं आता, तो फिर वो कैसे? कल्याणी जी बोली, आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे, ना आप खुद कुछ समझाते हैं और ना मुझे कुछ समझाने देते हैं। अवधेश जी बोले, अरे ये कोई वक्त है क्या समझाने का? बच्ची भूखी है और तुम उसे समझाने की बात कर रही हो? कल्याणी जी गुस्से से बोली, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो खुद बनाकर खिला दीजिए ना अपनी लाडली को, मैं तो नहीं बनाने वाली। ये कहकर कल्याणी जी गुस्से से बाहर निकल गई। अधीरा बेचारा सा मुंह बनाकर अवधेश जी को देखने लगी तो अवधेश जी बोले, अधीरा बेटा, आज तो तुमने मुझे भी डांट पड़वा दी। अधीरा अवधेश जी के गले लगते हुए बोली, पापा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अवधेश जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, ओ मेरा बच्चा। तभी सपना अधीरा का हाथ पकड़कर बोली, ओए अधीरा, तुझे भूख लगी है ना, तो तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। अधीरा खुश होकर बोली, तुझे मैगी बनानी आती है? सपना बोली, ओ अधीरा, क्या तुझे मैगी भी बनानी नहीं आती? अधीरा ने जोर से नाम में सिर हिला दिया तो दरवाजे से आवाज आई, कभी किचन में जाएगी तो कुछ बनाना सीखेगी ना? आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कल्याणी जी एक प्लेट में आलू के पराठे, दही और मक्खन के साथ लेकर खड़ी थी। माँ के हाथ में खाने की प्लेट देखकर अधीरा खुशी से उछल पड़ी और उनके पास जाकर बोली,
माँ ये मेरे लिए, मगर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। कल्याणी जी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, पागल, माँ अपने बच्चों से नाराज होकर भी उन्हें भूखा नहीं देख सकती। और फिर आज तो तेरे फेवरेट आलू के पराठे बने थे तो तेरे लिए कैसे ना बनाते। अवधेश जी उनके पास आकर बोले, तो वो सारा गुस्सा नकली था। कल्याणी जी बोली, नहीं, वो गुस्सा भी असली था, मगर ये भी सच है कि इसे भूखा रखकर मुझे भी चैन कहाँ मिलेगा। अब चल जल्दी से फ्रेश होकर आ, नहीं तो पराठे ठंडे हो जाएंगे। अधीरा भागते हुए बोली, बस मैं 2 मिनट में आई माँ। ये कहकर अधीरा बाथरूम की तरफ भागी, फिर कुछ सोच कर रुकी और पीछे आकर कल्याणी जी के गाल को चूमकर आई लव यू माँ कहकर बाथरूम में भाग गई। उसे देखकर दोनों मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन सोमवार को अधीरा और सपना बुटीक से आधे दिन की छुट्टी लेकर इंटरव्यू के लिए वीर के ऑफिस पहुंची। वीर का आलीशान ऑफिस देखकर उन दोनों की आंखें खुली रह गईं। वीपीएस बहुत बड़ी कंपनी है ये तो उन्हें पता था, मगर आज उनका ऑफिस अंदर से देखकर उन्हें लगा कि ये तो उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है। उन्होंने बाहर से तो कई बार इस ऑफिस को देखा था, मगर आज उन्हें इसके अंदर आने का सौभाग्य मिला था। अधीरा जब भी इस ऑफिस को बाहर से देखती या अखबारों और मैगजीन में इस कंपनी के बारे में पढ़ती, तो उसका मन करता कि काश उसे भी इस कंपनी में जॉब मिल जाए, तो उसकी तो लाइफ ही बन जाएगी और आज शायद उसका वो सपना पूरा हो सकता है। जब वो ऑफिस के अंदर आई तो वहां सैकड़ों की संख्या में लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। उन लड़कियों को देखकर अधीरा और सपना के तो होश ही उड़ गए। उन्हें देखकर सपना घबराते हुए अधीरा से बोली, ओए अधीरा, तुझे क्या लगता है कि हमें यहाँ नौकरी मिलेगी? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अधीरा बोली, तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। सपना उसे देखकर बोली, अरे इसीलिए तो घबरा रहा है। तेरा अगर दिल टूटेगा तो मुझे भी तो तकलीफ होगी ना। अधीरा उसके हाथ पर एक चपत लगाकर बोली, तो तुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती? सपना बोली, ओए, तू देख नहीं रही है क्या? सैकड़ों की गिनती में लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं। सब एक से एक बढ़कर लग रही हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ नौकरी मिलेगी। चलना आदिराम, वापस चलते हैं। हमारे लिए वो हमारी बुटीक ही ठीक है। अधीरा उसे घूरकर उसका हाथ पकड़कर बोली, पागल है तू? और क्या बकवास कर रही है? सुनो नहीं तूने कभी कि अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा ही होता है। थिंक पॉजिटिव। हमारे साथ हमारे भगवान जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। मेरा दिल कहता है ये नौकरी हमें ही मिलेगी। बस तू अपनी सोच पॉजिटिव रख, ओके? सपना मुंह बनाकर बोली, ओके। फिर वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, सपना, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इधर एक कमरे में एक कीमती सोफे पर टांग रख कर बैठा वीर दीवार पर टंगी एक बड़ी सी एलईडी की स्क्रीन पर बाहर ऑफिस में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन दोनों की हर हरकत को देख रहा था। ऑफिस के बाहर मेन गेट से जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तब से लेकर अब तक वीर लगातार उन पर नजर बनाए हुआ था। इतने सालों के बाद अधीरा की खूबसूरती देखकर जहां वीर खो सा गया, वहीं उसे देखकर उसके दिल में एक टीस उठी। अधीरा ने गहरे नीले रंग की लॉन्ग कुर्ती के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। लंबे बालों को ऊपर करके टाइट पोनी की हुई थी। चेहरे पर बिना कोई मेकअप के भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके दूध जैसे गोरे रंग में नीला रंग बहुत सूट कर रहा था। उसने बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हल्का हल्का काजल लगाया हुआ था और गुलाबी होठों पर हल्की सी गुलाबी लिप ग्लो लगाई हुई थी। कानों में छोटे छोटे पर्ल के स्टड और गले में एक काले रंग का धागा जिसमें एक तावीज था, जो अधीरा की माँ एक दरगाह से एक बाबा से लेकर आई थी ताकि उनकी बेटी को किसी की बुरी नजर ना लगे। और उसकी दाईं कलाई में एक चैन जैसा ब्रेसलेट था जिसमें एक हार्ट शेप का एक लॉकेट जैसा था, जो अधीरा हर वक्त अपने हाथ में पहनकर रखती थी। कभी भी उसे खुद से अलग नहीं करती थी, जैसे वो उसके लिए बहुत कीमती और खास हो। अधीरा की सादगी में ही उसकी खूबसूरती थी। एक कशिश थी उसकी सिंपल सी खूबसूरती में, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। अधीरा ज्यादातर इंडियन कपड़े पहनना ही पसंद करती थी। आजकल की बाकी लड़कियों की तरह तन दिखाने वाले छोटे कपड़े पहनना और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाकर बनावटी खूबसूरती लेकर घूमना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे अपनी खूबसूरती अपने गुणों और अच्छे बर्ताव से दिखाना ज्यादा अच्छा लगता था। दूसरों की मदद करना उसकी एक खास आदत थी। उसकी इसी खासियत ने वीर का दिल लूटा था। उसके साथ की उसकी मासूमियत और उसका खूबसूरत दिल जिसने हमेशा उसे अट्रैक्ट किया था।
ना चाहते हुए भी वीर उसका दीवाना हो गया था और यही वजह थी कि आज 3 साल बाद भी वो उसे भुला नहीं पाया था और ना ही अपनी जिंदगी में उसकी जगह किसी और को दे पाया था। कुछ देर के लिए वो पुरानी यादों में खोया रहा, फिर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और अपने मकसद पर ध्यान दिया। वीर टीवी स्क्रीन में अधीरा को देखकर बोला, आ जाओ अधीरा, ये सारा इंतजाम तुम्हारे लिए ही तो किया है। घबराओ मत, ये नौकरी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तो तुम्हें ही मिलेगी। तुम्हें अपने पास लाने के लिए ही तो ये सारा प्लान किया है हमने, ताकि तुम्हें भी वही दर्द दे सकें जो 3 साल पहले तुम्हारे धोखे ने हमें दिया था। अचानक वीर की आंखों में अधीरा के लिए नफरत भर गई और वो अधीरा को आंखों में नफरत भरकर देखने लगा। सब लड़कियों के एक एक करके इंटरव्यू हुए, मगर उन लड़कियों में से किसी को भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें वो नौकरी देनी ही नहीं थी, तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया गया। उन लड़कियों को मायूस लौटते देखकर अधीरा और सपना के दिल भी निराश होने लगे। नौकरी मिलने की उम्मीद टूटने लगी। निराशा भरे स्वर में सपना अधीरा से बोली, अधीरा, क्या अब भी तुझे लगता है कि ये नौकरी हमें मिलेगी? जहाँ इतनी सारी इंटेलिजेंट लड़कियों का कुछ नहीं हुआ, वहाँ अब हमारा क्या हो सकता है? चलना अधीरा, अपनी बच्ची कुछ इज्जत लेकर वापस चलते हैं। अधीरा बोली, मैंने तुमसे कहा ना सोनू, थिंक पॉजिटिव। सपना चिल्लाकर बोली, अरे क्या थिंक पॉजिटिव? सपना चुटकर थोड़ा जोर से चीखी थी तो वहां बैठे सब लोग उन्हें घूर कर देखने लगे। तो अधीरा सबकी तरफ देखकर अपने दांत दिखाकर हंस पड़ी। उसे देखकर सपना भी जबरदस्ती हंसने की कोशिश करने लगी। फिर सपना धीरे से बोली, देख अधीरा, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो सब लड़कियां भी तो अच्छा सोचकर आई होंगी ना, तो क्या मिली उन्हें नौकरी? नहीं ना, तो फिर हमारे अच्छा सोचने से क्या होगा? देख अधीरा, हम चलते हैं यहाँ से, इससे हमारी ज्यादा इंसल्ट तो नहीं होगी ना? अधीरा बोली, देख सोनू, मैं ऐसे हार मानकर नहीं जाने वाली। एक कोशिश तो करके ही रहूंगी। कम से कम दिल में ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है। सपना बोली, पागल है क्या तू? तुझे छोड़कर मैं जाऊंगी क्या? अगर तू एक कोशिश करना चाहती है तो फिर मैं भी करूंगी एक कोशिश। तेरे बिना तो जाने वाली मैं भी नहीं, समझी? सपना की बात सुनकर अधीरा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने बुटीक से आधे दिन की छुट्टी ली थी, मगर अब आधे दिन से ऊपर हो गया था और अभी तक उनका नंबर नहीं आया था। एक एक करके सब लड़कियां जा रही थी और उनके साथ साथ उनकी उम्मीदें भी पस्त हो रही थी। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिर सपना का नाम बुलाया गया। सपना ने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहना था और कमर तक लंबे बाल खुले थे। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और पिंक लिपस्टिक लगाई थी। गोरा रंग और काली आंखें जो उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। घबराई सी सपना जब अंदर दाखिल हुई तो जैसे ही अनुराग की नजर उस पर पड़ी तो वो अनुराग की आंखों के रास्ते सीधे उसके दिल में उतर गई। अनुराग तो बस उसे देखता ही रह गया। खैर, सपना से भी कुछ सवाल जवाब किए गए, फिर उसे ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो लोग डिस्कस करके जवाब देंगे। सपना को भी लगा कि ये उनका बहाना है, उसे भी बाकी लड़कियों की तरह इंटरव्यू में फेल कर दिया गया है। वो बाहर अधीरा के पास आ गई। उसकी आंखों में निराशा से आंसू भर आए थे। सपना के आंसू देखकर अधीरा को बहुत गुस्सा आया और वो एकदम गुस्से से लाल पीली होकर बिना उसका नाम बुलाए अपने आप केबिन के अंदर जा धमकी और इंटरव्यू के लिए वहां बैठे अनुराग और अनुराग के साथ बैठे एक और आदमी को देखकर उन पर भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, आप लोग खुद को समझते क्या हो? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? नौकरी देने के नाम पर आप लोगों का मजाक बना रहे हैं। अगर किसी को नौकरी देनी ही नहीं है तो फिर अखबारों में नौकरी की एड ही क्यों देते हैं आप लोग? क्या लोगों का मजाक उड़ाने के लिए? सुबह से देख रही हूँ कितनी ही लड़कियों का इंटरव्यू लिया आपने, मगर एक को भी नौकरी नहीं दी। क्यों? ऐसी कौन सी ऊंची पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोग? आपको पता भी है क्या, जब कोई कहीं इंटरव्यू के लिए आता है तो उसके दिल में कितनी उम्मीदें, कितने अरमान होते हैं। नौकरी मिलने की चाहत में हजारों सपने सजे होते हैं, जिसे आप लोग एक पल में तोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि आज कितनी लड़कियों की उम्मीदें और सपने तोड़े हैं आप लोगों ने? उनमें से कई लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें सचमुच इस नौकरी की बेहद जरूरत होगी। कितनी आस, कितनी उम्मीद से आई होंगी वो, मगर आपको इससे क्या? आपको तो बस लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। मजा आता है ना आपको ये सब करने से?
क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आपके जरिए लोगों के सपने पूरे हो सके, मगर आप लोगों ने इसे एक खेल बना लिया। मगर इतना भी हवा में उड़ना अच्छा नहीं होता। अगर भगवान किसी को कोई हैसियत देता है तो उसे छीनने में भी वक्त नहीं लगता, समझे आप लोग? कहकर अधीरा रुककर उन लोगों को घूर कर देखने लगी। अनुराग और उसके साथ बैठा आदमी अधीरा को अपना मुंह और आंखें खोले देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या। इस कंपनी में किसी की हिम्मत नहीं होती ऊंची आवाज में बात करने की, मगर ये लड़की ना सिर्फ ऊंची आवाज में बात कर रही है बल्कि उन्हें भी बातें सुना रही थी, उनके मैनेजमेंट पर उंगली उठा रही थी। ये देखकर वो दोनों तो शौक हो गए। अधीरा भाषण देकर बाहर आकर सपना से बोली, मुझे भी एक और मिनट नहीं रहना है इस घटिया ऑफिस में। अब तो मुझे भी यहाँ नौकरी नहीं चाहिए जहाँ मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। चल सपना, कहकर अधीरा ने सपना का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। इधर एलईडी की स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे वीर ने जब अधीरा को जाते देखा तो उसी वक्त अनुराग को फोन लगा दिया। अपने फोन पर वीर का कॉल देखकर अनुराग ने थोड़ा डरते हुए फोन उठाया तो उधर से वीर गुस्से में बोला, उसे रोको, वो यहाँ से जानी नहीं चाहिए कुछ भी करके। अगर वो चली गई तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी, समझे ना तुम? अब जल्दी जाओ और रोको उसे। अनुराग बोला, यस सर। फिर वो अपने मन में बोला, पता नहीं सर अपनी शामत क्यों इस ऑफिस में लाना चाहते हैं, और उठकर उन्हें रोकने उनके पीछे चल पड़ा। फोन रखकर वीर की नजर फिर से स्क्रीन पर जम गई। अनुराग को अपने पीछे आता देखकर सपना की तो हैरानी के मारे आंखें बड़ी हो गई, मगर अधीरा का गुस्सा और बढ़ गया। वो सपना का हाथ पकड़कर फिर से चलने लगी तो अनुराग भागकर उनके पास पहुंचा और जाकर पीछे से सपना का हाथ पकड़ लिया और हाँफते हुए बोला, मिस सपना प्लीज रुककर एक मिनट में मेरी बात तो सुन लीजिए। अनुराग के हाथ में सपना का हाथ देकर अधीरा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो सपना का हाथ उससे छुड़ाकर गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अनुराग बोला, ओह आई एम सॉरी, दरअसल आप रुक नहीं रही थी और मुझे आपसे बात करनी थी। अधीरा सपना को अपने पीछे करके और खुद उसके आगे आकर बड़े रौब के साथ बोली, आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए और जरा दूर हटकर। हम कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, पता है मुझे कराटे आते हैं और तुम जैसे 3-4 लोगों को तो ऐसे ही पटक सकती हूँ मैं, समझे? किसी गलतफहमी में मत रहना। अनुराग शांत स्वर में बोला, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अधीरा बोली, हाँ तो ठीक है, करो फिर बात, मगर दूर से। अधीरा की बात सुनकर अनुराग ने अपने मन में सोचा, बाप रे, ये लड़की तो वीर से भी ज्यादा गुस्से वाली लगती है। पता नहीं अब इस ऑफिस में क्या होने वाला है। ये सोचकर उसने बेचारगी से अपना हाथ सिर पर मारा और उनसे 2 कदम पीछे हट गया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, जी मेरा नाम अनुराग है और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अधीरा आंखें दिखाकर बोली, हाँ तो हम क्या करें, आप यहाँ के मैनेजर हैं तो? डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अनुराग बोला, जी वो तो मैंने देख ही लिया। वो दरअसल मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने सपना जी से कहा था कि वो कुछ देर वेट करें, हम थोड़ा डिस्कस करके आपको बताते हैं। लगता है कि इन्होंने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। अनुराग की बात सुनकर अधीरा ने सपना को घूर कर देखा तो सपना की सियानी से बोली, हाँ तो डिस्कस करके बताने का मतलब टालना ही तो होता है ना। अनुराग हैरानी से सपना को देखकर बोला, ये आपसे किसने कह दिया, आपने खुद से ही सोच लिया। सपना मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैंने तो। सपना ने कुछ कहना चाहा मगर अधीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और खुद आगे आकर अनुराग से अकड़कर बोली, वो सब छोड़ो, अब बोलिए क्या कहना है आपको? वैसे आपकी तारीफ? अनुराग ने अनजान बनते हुए अधीरा से पूछा। अधीरा इतरा कर बोली, मेरी तारीफ? फिर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, वैसे मेरी तारीफ के बारे में क्या बताऊं? वो क्या है ना, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर मेरी तारीफें खत्म नहीं होंगी तो मैं। अनुराग अधीरा की बात को बीच में काट कर बोला, मैं आपका नाम पूछ रहा था। मतलब आपका नाम क्या है? अधीरा बोली, ओह तो आप नाम पूछ रहे थे, मुझे लगा आप मेरी तारीफ पूछ रहे थे। हाँ तो मेरे नाम का क्या है? हमारे मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, आपको कोई भी मेरा नाम बता देगा। अनुराग चिढ़कर शब्दों को चबाते हुए बोला, आपके मोहल्ले में आकर फिर किसी दिन पूछ लेंगे, आज आप ही नाम बता दीजिए अपना।
अनुराग के इस तरह कहने पर अधीरा ने उसे घूर कर देखा, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अधीरा, अधीरा नाम है मेरा और सपना मेरी बहन है। अनुराग एक्टिंग करते हुए बोला, ओह तो आप दोनों बहनें हैं? अधीरा बोली, हाँ, और अगर मेरी बहन को कोई रुलाए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। अनुराग बोला, ओह आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी बहन को रोना आ गया। अधीरा एटीट्यूड के साथ बोली, ठीक है, माफ किया। अब अगर आपने कह दिया हो जो आप कहने आए थे तो क्या अब हम जा सकते हैं? अनुराग जल्दी से बोला, अरे नहीं, मैं जो आपसे कहने आया था वो तो मैंने आपसे कहा ही नहीं। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, वो क्या है ना, मैं आपसे कहने आया था कि आप दोनों का इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अधीरा, सपना दोनों एक साथ हैरानी से बोली, व्हाट? अनुराग बोला, जी हाँ, आप दोनों को ही जॉब पर रख लिया गया है। सपना हैरानी से बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अधीरा भी हैरानी से बोली, हाँ, मेरा इंटरव्यू तो अभी हुआ ही नहीं। अनुराग बात बनाकर बोला, आपका इंटरव्यू तो कब का हो चुका? अधीरा चौंक कर बोली, हैं? कब? कहाँ? अनुराग कुछ सोच कर बोला, अभी कुछ देर पहले जब आप अंदर आई थी और जो कुछ आपने अंदर निडरता से बोला, बस वही आपका इंटरव्यू था। अधीरा और सपना दोनों कंफ्यूजन में बोली, मतलब? अनुराग अब अपनी बात की सफाई देकर बोला, देखिए, आपकी एजुकेशन तो हम आपके सीवी में देख ही चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस और गट्स हमने आपके अंदर आते ही देख लिए। एक अच्छे और ईमानदार एम्प्लॉय में यही तो चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस और गट्स, जो कि आप में है। अपनी बात निडरता से कहने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। अधीरा अनुराग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो गई और वह खुशी के गुब्बारे की तरह फूलते हुए अपने गालों की लट को अपने कान के पीछे करते हुए खुश होकर बोली, जी अब मैं क्या कहूँ, वो क्या है ना, हिम्मत तो मुझ में बचपन से ही बहुत है और कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट कर भरा पड़ा है। और आपसे क्या कहूँ, एक बार बचपन में अनुराग समझ चुका था कि अधीरा को अपनी तारीफ सुनना और अपने मुंह से खुद अपनी तारीफें करना पसंद है, और जब वो अपनी तारीफें करने लगी तो अनुराग उसे बीच में ही रोक कर बोला, हाँ तो मिस अधीरा, ये नौकरी तो अब आपकी हुई, तो क्या अब हम इस कंपनी के रूल्स के मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले एग्रीमेंट साइन कर लें? अधीरा और सपना दोनों एक साथ बोली, एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? अनुराग बोला, जी वो जैसे हर कंपनी का रूल होता है वैसे ही हमारी कंपनी का भी एक रूल है। हर एम्प्लॉय को यहाँ जॉब ज्वाइन करने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो आपको भी एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अधीरा और सपना दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर बोली, ओह। फिर अधीरा बोली, हाँ तो ठीक है, अगर कंपनी का रूल है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ेगा। हाँ तो चलिए ना, करते हैं एग्रीमेंट साइन, उसमें क्या बड़ी बात है, क्यों सोनू? सपना बोली, हाँ हाँ करते हैं। फिर सपना अधीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, ओए अधीरा, कहीं ये लोग हमसे कुछ उल्टा सीधा एग्रीमेंट तो साइन नहीं करवाएंगे ना? सपना ने भले ही अधीरा के कान में फुसफुसाकर ये बात कही थी, मगर अनुराग ने सुन ली तो वो मुस्कुराकर बोला, जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, जस्ट फॉर्मेलिटी, और आपको वो एग्रीमेंट पढ़ने को दिया जाएगा। अगर आपको ठीक लगे तो ही साइन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। फिर अनुराग उन दोनों को अपने कैबिन में ले गया। आगे क्या होगा? अधीरा ने वीर को पहचाना क्यों नहीं? क्या अधीरा वीर के जाल में फंस जाएगी? क्या अधीरा ने वीर को सचमुच में धोखा दिया है, या कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।